नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र जांगीर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे अजीज मित्र जीत शर्मा के द्वारा आप लोगों तक ये जो ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट की जो अच्छी शुरुआत की गई है, ताकि इस लॉकडाउन के चलते आप सभी आसानी से अपनी शिक्षा को संचालित या सुचारू रूप से चालू रख सके। काफ़ी अच्छा सराहनीय प्रयास है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सभी से मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप सभी इस ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें और जो भी समस्या हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो आइए आज मैं आप सबको हिंदी विषय को लेकर जो क्रिया टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। शब्द का जो विकारी रूप है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, चार विकारी शब्द है। शब्द के जो चार विकारी भेद है उनमें जो क्रिया है उस पर आज हम चर्चा करें। क्रिया जो कि इसका शुद्ध उच्चारण है वो है करिया। अधिकतर कई जो मेरे साथी है या कई जो विद्यार्थी है उसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, वो अक्सर क्रिया ही बोलते हैं, जबकि इसका शुद्ध उच्चारण है करिया। क्योंकि यदि हम शब्द का विश्लेषण करते हैं तो र के जो तीन मानक रूप है, र के जो तीन मानक रूप है उनमें से एक जो है वो इस क्रिया शब्द में प्रयुक्त हुआ है। जैसे यदि हम इसका विश्लेषण करते हैं तो कै प्लस रे प्लस ई प्लस ये प्लस आ, देखा जाए तो इसका शुद्ध उच्चारण है कै है, वो स्वर रहित है, र है उसमें स्वर मिला हुआ है, इस कारण इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो है करिया, न कि क्रिया। लेकिन आप बोलचाल की भाषा में हम सभी क्रिया शब्द है उसका प्रयोग करते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्रिया के बारे में जानते हैं। क्रिया जो कि पारिभाषिक रूप से इसे हम परिभाषित करें तो इसकी जो परिभाषा है वो है किसी कार्य का करना या होना। किसी कार्य का करना या होना उसे हम क्रिया कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से कार्य हैं जो करते रहते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, घूमना आदि क्रियाएं हैं हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। तो किसी कार्य का करना या होना है जिस वाक्य में प्रयुक्त हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे एक तो है कार्य का करना और एक है कार्य का होना। जैसे नदी बहती है, इस वाक्य में नदी बहती है, इस वाक्य में ये जो क्रिया है बहना ये स्वतः हो रही है। क्रिया अपने आप हो रही है, क्रिया स्वतः हो रही है, इसका मतलब यहां क्रिया का होना है, क्रिया का होना। एक वाक्य में लिखूं राम पुस्तक पढ़ता है। यहां पे राम पुस्तक पढ़ता है, यहां जो पढ़ना क्रिया है ये किसी कर्ता के द्वारा संपादित की जा रही है, किसी कर्ता के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो यहां क्रिया का जो रूप है वो है करना। यहां होना है, यहां करना है, यहां क्रिया स्वतः हो रही है इसलिए यहां क्रिया का होना है, और यहां किसी कर्ता के द्वारा क्रिया संपादित की जा रही है इसलिए यहां क्रिया है वो की जा रही है। तो क्रिया का करना या होना संभव हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का करना या होना, करना या होना। करने से मैंने कहा कि यदि जैसे कोई प्राणीवाचक संज्ञा है, यदि वो कोई क्रिया संपादित करता है तो वहां क्रिया का करना होगा, और जब अप्राणीवाचक संज्ञा द्वारा
कोई कार्य संपादित हो रहा हो तो वहां क्रिया का होना संभव होता है। जैसे दूध गर्म हो रहा है, दूध गर्म हो रहा है, यहां क्रिया है वो अपने आप संपादित हो रही है, स्वतः संपादित हो रही है, तो यहां हम कहेंगे कि यहां क्रिया है वो हो रही है। यहां किसी प्राणीवाचक संज्ञा द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वहां क्रिया है वो संपादित की जा रही है। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं इससे। क्रिया, क्रिया कर्म प्रयोग या संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती है। क्रिया जो है कर्म प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के कई रूप है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है कर्म के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या 8वीं या 10th या 12th बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसमें अधिकतर जो क्रिया का रूप पूछा जाता है वो कर्म के आधार पर क्रिया है, वही क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और यदि कोई डिफिकल्ट है या असमंजस की स्थिति जहां पर आती है तो वह है कर्म के आधार पर क्रिया। तो आज हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है वो जानेंगे, वो पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो है सहकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। सहकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ने से पहले हमारा ये जान लेना जरूरी है कि ये जो कर्म है ये है क्या। कर्म हिंदी भाषा में हम पढ़ते हैं कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के कारकों में जो दूसरा कारक है वो है कर्म कारक, और कर्म कारक है जिसका विभक्ति चिन्ह होता है को। सबसे पहले कर्म के बारे में हम जानते हैं कि कर्म किसे कहते हैं। वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा जो क्रिया संपादित की जाती है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहा जाता है। कर्म की परिभाषा की वाक्य में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई क्रिया संपादित की जा रही है तो उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे सीता गीता को बुलाती है, वाक्य है सीता गीता को बुलाती है, तो यहां कर्ता है सीता। क्रिया जिसके द्वारा संपादित की जाती है उसे हम कर्ता कहते हैं। यहां सीता है वो कर्ता है, क्रिया है बुलाना, तो सीता के द्वारा ये क्रिया की जा रही है बुलाना।
तो इस क्रिया के माध्यम से, इस क्रिया के द्वारा जिस पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है वो है गीता, या हम यूं कहें कि क्रिया का जिस पर फल पड़ता है या जिस पर असर या प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो यहाँ सीता के द्वारा क्रिया की जा रही है बुलाना, इसका जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है वो इस गीता पर पड़ रहा है, इसलिए गीता यहाँ पर कर्म कारक है और यहाँ विभक्ति चिन्ह भी प्रयुक्त हुआ है को। कर्म कारक जिसका विभक्ति चिन्ह है को। लेकिन अक्सर अधिकांश वाक्यों में को जो विभक्ति है वो लोप होती है, या यूं कहें कि विभक्ति रहित वाक्य भी है वो प्रयुक्त होता है। लेकिन कब होता है? जब वाक्य में सजीव कर्म उपस्थित हो, जब वाक्य में सजीव कर्म उपस्थित हो तब उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन वाक्य में यदि कोई निर्जीव है या कोई निर्जीव वस्तु है तो वहां पे ये जो को विभक्ति है उसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे रमेश फुटबॉल खेलता है। क्या रमेश के द्वारा क्रिया संपादित की जा रही है, लेकिन इस क्रिया का जो इफेक्ट है वो पड़ रहा है फुटबॉल पर, तो फुटबॉल यहाँ पर कर्म कारक है। लेकिन यहाँ को विभक्ति नहीं आई। इस कर्म कारक के साथ में को विभक्ति का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो संज्ञा शब्द है वो है अप्राणीवाचक, या यूं कहें कि यहाँ पे जो संज्ञा शब्द है वो निर्जीव है। तो निर्जीव संज्ञा शब्द के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। लेकिन एक वाक्य में लिखूं रमेश मित्र को पढ़ाता है। यहां पे जो संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है सजीव, तो सजीव संज्ञा शब्द के साथ में यहां को विभक्ति का प्रयोग होगा। तो कर्म कारक के साथ को विभक्ति का प्रयोग कब होता है? जब वाक्य में प्रयुक्त कर्म है निर्जीव है तो को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। यदि वाक्य में प्रयुक्त कर्म सजीव है तो को विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चलिए कर्म कारक के बारे में हमने जान लिया। अब कर्म के आधार पर जो क्रिया दो प्रकार की होती है, पहली है सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? शब्द का विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने के बाद हमें पता चलेगा कि आखिर सकर्मक है क्या। तो सबसे पहले यदि मैं शब्द का विश्लेषण करूं तो स धन कर्म, श का अर्थ है साथ और कर्म यहाँ पे कर्म कारक है। कहने का अर्थ यह है जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है वहां क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। यदि परिभाषा हम लिखे, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। या और आसान तरीके से यदि हम परिभाषा लिखना चाहे तो हम सीधे से ये लिख सकते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म आता है सकर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है वहां क्रिया होती है अकर्मक। शब्द का विश्लेषण करें, अकर्मक क्रिया
शब्द का विश्लेषण करने पर ए धन कर्म, ए का अर्थ है नहीं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है हमारी क्रिया वहां अकर्मक होती है, और जिस वाक्य में कर्म क्रिया के साथ कर्म आता है वहां क्रिया सकर्मक होती है। उदाहरण के माध्यम से हम इसकी पहचान करेंगे, इसको जानेंगे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया, वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे दिनेश पत्र लिखता है। हमारा एग्जाम्पल है, उदाहरण है दिनेश पत्र लिखता है। सबसे पहले हम कर्म की पहचान करेंगे कि दिनेश यहां पे करता है, लिखना यहां पे क्रिया है, और इस लिखना क्रिया का जो सबसे अधिक प्रभाव है, जो फल है वो पड़ रहा है पत्र पर। तो यहां पे जो पत्र है वो है कर्म। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है वहां क्रिया है सकर्मक होती है। तो यहां जो लिखना क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण ले, रमेश रोता है। वाक्य में क्रिया है रोना, और ये जो क्रिया संपादित की जा रही है रमेश के द्वारा की जा रही है। तो रमेश करता है और क्रिया है यहां पे रोना। तो इस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, तो रोना जो क्रिया है वो है अकर्मक क्रिया। आगे हम पढ़ेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की हम पहचान कैसे करें। उसका जो आसान तरीका है, उसकी जो आसान ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया है दोनों को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सकर्मक और अकर्मक है क्या। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, जब क्रिया कर्म के साथ आती है तो सकर्मक है, और अकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ जब क्रिया नहीं आती है तो वहां क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक व अकर्मक क्रिया शब्दों को शब्दों की पहचान का तरीका। सकर्मक व अकर्मक क्रिया शब्दों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। यदि किसी वाक्य में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है वो हम किस प्रकार से जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कर्म है वो दो प्रकार का हो। कर्म के दो प्रकार है, एक तो है गौण कर्म और दूसरा है मुख्य कर्म। एक तो है गौण कर्म और एक है मुख्य कर्म। गौण कर्म का जो विभक्ति चिन्ह है वो को होता है, सकर्मक व अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हम वाक्य में कर्ता व क्रिया के बीच
क्या वह किसको शब्द जोड़कर प्रश्न करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड, अधिकतर कर्म के आधार पर क्रिया है वो पूछी जाती है। वाक्य दिया जाता है या केवल क्रिया दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इसमें क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। तो सकर्मक व अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हम क्या करेंगे, वाक्य में जो कर्ता और क्रिया है उनके बीच या तो क्या लगाएंगे या लगाएंगे किसको, क्या व किसको लगा करके हम एक प्रश्न करेंगे। यदि उस प्रश्न का उत्तर आता है तो हमारी क्रिया होगी सकर्मक, यदि उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आता है तो हमारी क्रिया होगी अकर्मक। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य है। सबसे पहले इस वाक्य में हम कर्ता देखेंगे, क्रिया देखेंगे, कर्ता और क्रिया के बीच क्या या किसको लगाकर एक प्रश्न करेंगे। तो कर्ता है यहाँ पर रमेश और क्रिया है पढ़ना। तो रमेश, वापस हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं कि रमेश क्या पढ़ता है। प्रश्न किया कि रमेश क्या पढ़ता है, वापस उत्तर आया कि रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे जो पुस्तक है वो है कर्मकार, तो क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ जो पढ़ना क्रिया है वो पढ़ना क्रिया है सकर्मक। कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाना है, यदि उत्तर आता है तो क्रिया हमारी सकर्मक होगी, यदि उत्तर नहीं आता है तो क्रिया हमारी अकर्मक होगी। जैसे सुरेश छत पर बैठा है। अब इस वाक्य में हमें क्रिया बतानी है कि जो बैठना क्रिया है ये सकर्मक है या अकर्मक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कर्ता और क्रिया है उसको छांटना है। कर्ता हमारा यहां कौन है, सुरेश है। क्रिया क्या है, बैठना, बैठा है क्रिया है, कर्ता क्या है, सुरेश। अब इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, सुरेश क्या बैठा है। सुरेश क्या बैठा है प्रश्न करने पे उत्तर कुछ नहीं आया, जवाब कुछ नहीं आया। इसका मतलब यहां जो बैठना क्रिया है वो क्या है, अकर्मक क्रिया, क्योंकि इस वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं हुआ। और कर्म छांटने के लिए सीधा सा तरीका है क्या और किसको, वाक्य में कर्ता और क्रिया के बीच में क्या या फिर किसको लगाकर हम प्रश्न करेंगे। जवाब जो आएगा तो क्रिया सकर्मक होगी, यदि उत्तर नहीं आता है तो क्रिया अकर्मक होगी। अधिकांश विद्वान हैं ये कहते हैं कि जो पढ़ना क्रिया है ये सकर्मक है या अकर्मक है। कंपटीशन जो एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें अक्सर ऐसा पूछा जाता है, केवल ऐसा पूछा जाता है कि पढ़ना क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। लेकिन अधिकांश विद्वान हैं इस पढ़ना क्रिया को अकर्मक भी बताते हैं और कुछ है सकर्मक भी बताते हैं। जैसे यहां मैंने आज लिखा राम पाठ पढ़ता है। अब परीक्षा में इस प्रकार का सवाल आता है कि यहाँ जो पढ़ना क्रिया है वो सकर्मक है या अकर्मक है। तो यहाँ इस वाक्य में जो क्रिया है वो सकर्मक होगी, क्योंकि कर्ता क्या है, राम, क्रिया क्या है, पढ़ना या पढ़ता है, क्रिया शब्द। और अब इन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे, राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, उत्तर क्या आया, राम पाठ पढ़ता है। इसका मतलब पाठ कर्म है, तो क्रिया हमारी क्या हुई,
शकर्मक। लेकिन यदि अलग से पढ़ना क्रिया, अलग से शब्द दे दिया जाए कि पढ़ना में कौन सी क्रिया है, तब हमें क्या करना है, तब यहां पे हमें संभावित उत्तर है वो देना। संभावित या कल्पना या गुंजाइश जहां हो, पढ़ना ऐसी यदि क्रिया आती है तो वहां पे कोई संभावना या कल्पना या गुंजाइश हो तो क्रिया हमारी सकर्मक होगी। जैसे मैंने यहां लिखा पढ़ना, अब यहां हम संभावना व्यक्त करेंगे, हो सकता है वो पाठ पढ़ता हो या कोई कहानी पढ़ता हो या कोई जीवनी पढ़ता हो, तो यहां हम कल्पना कर रहे हैं और कल्पना करने पे यहां पे कर्म प्रयुक्त होता है। पढ़ना जो क्रिया है, यहां हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि पढ़ना, हो सकता है वो जीवनी पढ़ता हो, कहानी पढ़ता हो या पाठ पढ़ता हो या अखबार पढ़ता हो, तो यहां हमारी क्रिया क्या होगी, सकर्मक। यहां हमारी क्रिया क्या होगी, सकर्मक। अब इसी वाक्य को मैं यहां वापस लिखता हूं कि राम पढ़ता है। यहां पढ़ना क्रिया कर्मक, यहां पढ़ना क्रिया, पढ़ना एक अलग से शब्द दे दिया, इस शब्द के साथ हम अपनी कल्पना या संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि पढ़ रहा है, तो हो सकता है वो अखबार है, जीवनी, कहानी, पाठ या कविता कुछ भी पढ़ रहा हो, तो हमारी क्रिया होती है सकर्मक। लेकिन इस वाक्य में जब ये क्रिया प्रयुक्त हुई है तो इस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि ये कर्ता है और ये क्रिया है, और इन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे तो उत्तर हमारा कुछ नहीं। राम क्या पढ़ता है, उत्तर नहीं आ रहा। इसका मतलब यहां पढ़ना क्रिया क्या है, अकर्मक। वापस देखिए, यदि कोई क्रिया है हमें स्वतंत्र रूप से अलग से दे दी जाती है शब्द के रूप में, तो हमें वहां पे संभावना व्यक्त करनी है। यदि गुंजाइश हो, कर्म प्रयोग हो रहा हो हमारी संभावना में, तो क्रिया होगी सकर्मक। यदि वाक्य के अंदर क्रिया आती है तो हमें सीधा सा प्रश्न करना है, क्या वह इसको लगाकर, जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। एक वाक्य है, सीता साबुन से कपड़े धोती है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करने के जो तरीका है, एक तो है क्या, कर्ता और क्रिया के बीच में हमें क्या लगना है। यदि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करनी है तो कर्ता और क्रिया के बीच में हमें क्या लगाना है। यदि उत्तर आता है तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक। यदि उत्तर नहीं आता है तो क्रिया क्या होगी, अकर्मक। कर्ता प्लस किसको और क्रिया, कर्ता और क्रिया के बीच में किसको कब लगाना है, जब कोई प्राणीवाचक संज्ञा हो या कोई सजीव संज्ञा हो, तब तो हमें किसको लगाना है। यदि अप्राणीवाचक संज्ञा है तो हमें कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाना है। यदि कोई निर्जीव वस्तु है तो हमें कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाना है। यदि कोई सजीव वस्तु है या कोई सजीव कर्ता है तो हमें क्रिया और कर्ता के बीच में किसको लगा करके एक प्रश्न करना है। यहां पे हमें एक प्रश्न करना है। जैसे दो वाक्य मैंने लिखा है, अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि करता है अध्यापक और पढ़ाता है ये इसकी क्रिया। तो कर्ता और क्रिया के बीच में
हम क्या लगाएंगे या किसको लगाएंगे। यदि आपको पहचान नहीं है कि सजीव है या निर्जीव है या प्राणीवाचक संज्ञा है या नहीं है, जिसकी आपको पहचान नहीं है, तो आप दोनों लगाकर देख सकते हैं। पहले तो क्या लगाकर देखो, अध्यापक क्या पढ़ाता है, उत्तर कुछ नहीं है। चलो क्या नहीं लगा करके हम लगाते किसको, अध्यापक किसको पढ़ाता है, उत्तर क्या आया, छात्रों को। इसका मतलब क्रिया क्या है, शय। अध्यापक किसको पढ़ाता है, ये प्रश्न है। उत्तर हमारा आया छात्रों को। तो इसका मतलब जो पढ़ाना क्रिया है वो है शय कर्मक क्रिया। अब ये वाक्य लेते हैं, सीता साबुन से कपड़े धोती है, तो सबसे पहले हमें कर्ता और क्रिया छांटना और कुछ नहीं करना। कर्ता क्या है, सीता, क्रिया क्या है, धोती है, धोना क्रिया है। अब हमें देखना है कि धोना क्रिया है वो सकर्मक है या अकर्मक है। तो दोनों प्रश्न कर सकते हैं, क्या और किसको लगा कर। सीता किसको धोती है, उत्तर कोई नहीं है, लेकिन यहां लगाएंगे सीता क्या धोती है। अब यहां पे उत्तर आता है कि सीता क्या धोती है, सीता कपड़े धोती है। इसका मतलब यहां क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हुआ है, तो धोना क्रिया है वो है शय कर्मक क्रिया। करना क्या है, कर्ता और क्रिया के बीच क्या, या कर्ता और क्रिया के बीच किसको लगाकर देखना है। यदि उत्तर कुछ आता है तो इसका मतलब क्रिया शय कर्मक है, यदि उत्तर कुछ नहीं आता है तो क्रिया क्या होगी, अकर्मक। प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे उड़ना, एक क्रिया है, रोना एक क्रिया है, खाना एक क्रिया है, पढ़ना। क्रिया शय कर्मक है या अकर्मक। सबसे पहले उड़ना क्रिया है, तो क्रिया के साथ हम संभावना व्यक्त करेंगे, संभावना व्यक्त करेंगे। यदि संभावना व्यक्त करने पर कर्म प्रयुक्त होता है तो क्रिया सकर्मक होगी, संभावना व्यक्त करने पर कर्म का प्रयोग नहीं होता है तो क्रिया अकर्मक। अब यहां उड़ना क्रिया, पक्षी उड़ता है या कौवा उड़ता है, या कौवा आकाश में उड़ता है, या कोयल पेड़ पर, कोयल पेड़ से उड़ती है। तो यहां हम संभावना व्यक्त करते हैं, तो संभावना व्यक्त करने पे यहाँ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, यहाँ संभावना नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये क्रिया क्या है, अकर्मक। रोना है, इस रोना क्रिया के साथ हम संभावना व्यक्त करते हैं तो कर्म का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सुरेश रोता है, सुरेश जोर से रोता है, सुरेश तेज रोता है, सुरेश धीरे धीरे रोता है, तो यहाँ क्रिया का हम प्रयोग, कर्म का हम प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ संभावना नहीं कर सकते। इसका मतलब रोना क्रिया क्या है, अकर्मक। अब एक खाना, संभावना व्यक्त करते हैं कि राम आम खाता है या राम फल खाता है, यहाँ संभावना व्यक्त हो रही है। इसका मतलब यहाँ जो खाना क्रिया है वो क्या है, शय कर्मक। पढ़ना क्रिया है, यदि अलग से शब्द दे दिया जाता है क्रिया का, पढ़ना अलग से किया जाता है तो वहां हम संभावना व्यक्त करेंगे, संभावना व्यक्त करने पर हमारी क्रिया है वो क्या होगी, शय कर्मक। लेकिन वाक्य में यदि आ जाता है कि राम पढ़ता है, तो यहां क्रिया के साथ कर्म प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहां जो पढ़ना क्रिया है वो क्या है, धन्यवाद साथियों। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, अकर्मक और सकर्मक की पहचान करने का तरीका मैंने आपको समझाया। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और साथ ही आपकी यदि कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।